फिजा टूटे हुए दिल के साथ जब अपने मेके वापस जाती है तो इसकी माँ इसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। फिजा बुत बनी खड़ी ना तो अपनी माँ की किसी बात का जवाब देती है और ना ही बहनों का, लेकिन ऐसा समझ जाती है कि फिजा आपी के साथ ऐसा कुछ जरूर हुआ है जिसकी वजह से वो अपने हवास में नहीं है। जैसे ही फिजा का सबर जवाब देता है तो वो अपनी माँ से लिपट कर रोना शुरू कर देती है। मुझे माफ कर दे अम्मी, मेरी वजह से अब्बा अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। सुरैया तड़प उठती है। फिजा तुम क्या कह रही हो? अम्मी मैं सही कह रही हूँ, हमारे अब्बा अपनी मौत नहीं मरे बल्कि इनको मारने वाली वो बेहिस जहाँ आ रहा है। सुरैया फिजा को छोड़कर पीछे हट जाती है जैसे सख्ते में आगी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? आयजा आगे बढ़कर फिजा को झंझोड़ती है। आपी आप होश में तो हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं बदनसीब बेटी हूँ जिसने अपने बाप को निगल लिया। सुरैया तो जैसे मट्टी की ढेरी बनकर बैठ जाती है। क्या बेटियां पैदा करना कोई जुर्म है? बेटे हो या बेटियां, औलाद तो औलाद ही होती है। इधर अमीर नुमान को जब पता चलता है कि फिजा घर छोड़कर जा चुकी है तो वो जहां पर टूट पड़ता है। तुम इस घर को बंजर बना दोगी, तुम्हारी वजह से सब छोड़कर चले जाएंगे। जहारा मीर नुमान की आंखों में आंखें डालकर कहती है, ना तो तुम अच्छे शोहर साबित हो सके और ना ही अच्छे बाप। अपने बेटों की तरबियत मैंने की है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरी किसी भी ख्वाहिश को नहीं टालेंगे, लेकिन तुम्हारी यही शय इनको बिगाड़ देगी। तुम देखना जहारा, एक दिन तुम अपने किए पर जरूर पछताओगी। जहारा का गुरूर तो आसमानों को छू रहा है। इसके नजदीक किसी की कोई भी इज्जत नहीं है, सिर्फ इसे अपनी अना, गुरूर और जिद ही अजीज है। इधर सुरैया जहारा से कहती है कि एक जात ऊपर भी बैठी है जो हिसाब लेना खूब जानती है। आपने मेरी यतीम बच्चियों पर गमों के पहाड़ तोड़ दिए, इनके सर से इनके बाप का साया छीन लिया। बेटियों का दुख क्या होता है, काश आपकी कोई बेटी होती तो आपको पता चलता। जहारा कहती है कि शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम कहाँ खड़ी हो। बेटी वाले तो अपनी बेटी की इज्जत बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन तुम कैसी माँ हो, खुद ही अपनी बेटी का घर खराब करना चाहती हो। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो। फिजा कहती है कि अम्मी चले यहाँ से, मैंने आपसे कहा था ना कि इनके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है जिससे सर टकराकर हम खुद ही जख्मी हो जाएंगे, लेकिन इन पर कोई भी असर नहीं होगा। इतने में रजा भी आ जाता है और फिजा को देखकर आगे बढ़ता है, लेकिन फिजा रजा से अपना हाथ छुड़वाते ही जैसे ही पीछे हटती है तो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। घर में हलचल मच जाती है। सुरैया अपनी बेटी को देखकर तड़प उठती है। फिजा तुम्हें क्या हुआ है? जहारा कहती है कि ड्रामे करना तो कोई गरीब लोगों से सीखे, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कितने जतन कर रही है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं इसका कोई भी ड्रामा नहीं चलने दूंगी। अब रजा फौरन फिजा को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो पता चलता है कि गुड न्यूज है। रजा जैसे खिल उठता है, लेकिन फिजा अंदर से बुझ जाती है क्योंकि वो जानती है कि जिस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है तो वहाँ इस बच्चे को क्या अहमियत मिलेगी। रजा लाख मनाने की कोशिश करता है फिजा को, लेकिन फिजा इसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपनी माँ के साथ अपने मेके चली जाती है। सुरैया भी फिजा को ज्यादा मजबूर नहीं करती क्योंकि वो अपनी आंखों से देख कर आई है जिस घर में सास की हुकूमत हो और इसका सिक्का चलता हो वहाँ बहू की कोई हैसियत या औकात नहीं होती। और सुरैया रजा को समझाती है कि फिजा को कुछ दिन मेरे घर रहने दो। तुम तो जानते हो कि ऐसी हालत में ज्यादा परेशान रहना माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन फिजा रजा से दो टोक कह देती है कि मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो और अपने बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हो तो हम अलग घर में रहेंगे। रजा जैसे ही घर में खुशखबरी सुनाता है तो जहारा बजाय खुश होने के तंज के तीर चलाना शुरू कर देती है। मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जहारा की ये बात रजा के दिल पर खंजर की तरह लगती है। मीर नुमान भी जहारा पर चीखना शुरू कर देता है, शर्म करो, अकल के नाखून लो, इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो।